नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ISO 9001 2015 जो कि लेटेस्ट जनरलाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इंडस्ट्री के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे। और ISO 9001 2015 जो है इसमें और जो पुराना स्टैंडर्ड है यानी कि ISO 9001 2008, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसको भी जानेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे मिस न करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे इस क्वालिटी और एक्सीलेंस की जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। तो दोस्तों, आइए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ISO 9001 2008 जो पुराना स्टैंडर्ड है और 2015 जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, अगर इसमें हम क्लॉजेस का डिफरेंस अगर देखते हैं तो पुराने वाले स्टैंडर्ड में टोटल 8 क्लॉजेस थे, जबकि नए स्टैंडर्ड में टोटल 10 क्लॉजेस हो गए हैं, यानी कि 2 क्लॉजेस ऐड हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी हैं। अगर हम शुरू के 4 क्लॉजेस को अगर देखें, यानी कि इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस एंड टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम ही है। लेकिन इसके बाद वाले में काफी चेंजेस हैं। क्लॉज नंबर 4 जो है ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नया क्लॉज ऐड हो गया है। क्लॉज 5 जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब इसमें 2 एलिमेंट आ गए हैं, लीडरशिप का और प्लानिंग का। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये चेंज होकर अब हो गया है सपोर्ट। प्रोडक्ट रियलाइजेशन जो है ये अब चेंज होकर हो गया है ऑपरेशन। और मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट जो है ये अब हो गया है चेंज। क्लॉज नंबर 9 जो है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और क्लॉज नंबर 10 जो है इंप्रूवमेंट हो गया है। दोस्तों, बेस जो है ISO 9001 का वो सेम ही है, यानी कि ये PDCA साइकिल पे बनाया गया है, जो कि डेमिंग का PDCA साइकिल या सुहार्ट का PDCA साइकिल है। तो इसमें अगर आप देखें तो क्लॉज नंबर 4, 5, 6 और 7 जो है ये प्लानिंग की बात करता है। क्लॉज नंबर 8 जो है ये डू फेज यानी कि एग्जीक्यूशन की बात करता है। और क्लॉज नंबर 9 जो है ये चेक की बात करता है। और क्लॉज नंबर 10 जो है ये एक्ट यानी कि एक्शन और इंप्रूवमेंट और सस्टेनेंस की बात करता है। दोस्तों, टर्मिनोलॉजी में जो कुछ डिफरेंसेस हैं इसको भी जरा जान लेते हैं। तो ISO 9001 2008 में प्रोडक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब जो है ये बात करता है प्रोडक्शन सर्विसेज दोनों की। पुराने स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स और इंस्ट्रक्शन, इन सारे वर्ड्स का या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता था, जबकि नया स्टैंडर्ड जो है ये सिर्फ बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की। यानी कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जहां बोला गया है, इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि आपको प्रोसीजर बनाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो स्टैंडर्ड जो है ये सिर्फ बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की। वर्क इन्वायरमेंट जो है अब इसको कहा जा रहा है इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट जो है अब इसको कहा जा रहा है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस। परचेज प्रोडक्ट जो है अब बदल गया है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गया है। सप्लायर जो है अब इसे बोला जा रहा है एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो ये जो है ये टर्मिनोलॉजी में बदलाव है। तो दोस्तों, अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमारा जो पुराना स्टैंडर्ड था इसमें 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे, यानी कि जो स्टैंडर्ड था वो 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बेस पर बनाया गया था। जो नया स्टैंडर्ड है ये बात करता है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस देखें तो कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन सेम ही है, लीडरशिप भी सेम ही है। पहले बात करता था इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, अब बोलता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। दोस्तों, इन्वॉल्वमेंट में और एंगेजमेंट में दोनों में अंतर है। मैं किसी दिन इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपको समझने के लिए। प्रोसेस अप्रोच सेम ही है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट अब इंप्रूवमेंट की बात करता है। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग जो था अब हो गया है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप को चेंज करके अब सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है जो कि है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि अब जो नया स्टैंडर्ड है वो बेस्ड है ये 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जो ISO 9001 है इसकी जो जर्नी है शुरुआत से, इसमें ब्रॉड लेवल में क्या बदलाव हुए हैं। तो 1987 में जब ये स्टैंडर्ड आया हुआ था तो ये था क्वालिटी एश्योरेंस के बेस पे और इसमें 20 एलिमेंट्स हुआ करते थे। 1994 में इसको माइनर रिवीजन के साथ में लॉन्च किया गया, कुछ खास बदलाव नहीं था
कॉस्मेटिक चेंजेस थी। 2000 में एक बड़ा बदलाव आया है कि 2000 में स्टैंडर्ड ने बात किया है प्रोसेस अप्रोच की। 2008 में कुछ माइनर करेक्शन फिर किया गया और 2015 जो है यानी कि अभी जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो चल रहा है इसमें मेजर चेंजेस किया गया है। अब ये बात करता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग की, जो कि काफी मेजर चेंजेस है और क्लॉजेस में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों अगर ISO 9001 की अप्रोच की बात करें तो हमारे पुराने स्टैंडर्ड में भी प्रोसेस अप्रोच तो था ही और PDCA अप्रोच भी था, यानी कि ये 2 गियर पहले से थे, थर्ड गियर एक ऐड हो गया जो कि है रिस्क बेस्ड थिंकिंग, यानी कि अब रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है एक मेजर एलिमेंट ऐड हो गया है। तो दोस्तों अगर हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करते हैं तो क्रिटिकल एलिमेंट जो निकल कर आता है वो था रिस्क। तो रिस्क होता क्या है? रिस्क का डेफिनेशन ये हो जाएगा इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे अनसर्टेनिटी का इफेक्ट कितना है, वो हो गया हमारा रिस्क। तो स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली बोलता है कि आपकी जो प्रोसेसेस है आपको प्रोसेस में रिस्क असेसमेंट करना है और आपकी जो एक्शन प्लानिंग होगी वो सारा का सारा प्रोसेस के रिस्क के बेसिस पे होना चाहिए। तो दोस्तों प्रोसेस का डेफिनेशन हम सब जानते हैं, तो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ सम रिसोर्सेज, है ना। लेकिन प्रोसेस अप्रोच जो होता है ये डिफरेंट है। जब हम प्रोसेस अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि हम प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर हमने इन चारों चीजों को किया तो हम प्रोसेस अप्रोच कर रहे हैं। और दोस्तों स्टैंडर्ड जो है ये बात करता है कि हमें अपने प्रोसेस का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों मॉनिटर करना है और उसमें इंप्रूवमेंट करना है। दोस्तों स्टैंडर्ड में कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जो क्लॉजेस दिए रहते हैं उसको समझने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। जैसे कि जहां पर भी सेल लिखा हुआ है तो सेल का मतलब हो गया मैंडेटरी, यानी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, हमको पूरा करना ही करना है। जहां पर भी शुड लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन है, यानी कि अगर आप उसे कर लें अच्छा है। जहां पर नोट लिखा गया है वो गाइडेंस के लिए यानी कि क्लैरिफिकेशन के लिए है और जहां पर सचेज लिखा गया है वो भी गाइडेंस के लिए है। तो स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों फोर्थ क्लॉज जो है जहां से हमारे जो रिक्वायरमेंट्स मेनली शुरू होते हैं, तो फोर्थ क्लॉज जो है बात करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें हमारे 4 सब क्लॉजेस हैं। 4.1 जो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, 4.2 जो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, 4.3 जो है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और 4.4 जो है ये बात करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। आइए जरा इसे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों 4.1 जो है बात करता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट की। ये नया रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें डिटरमाइन करना है एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी आप सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है जो कि रिलेवेंट टू द पर्पस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी के लिए हो, और उन एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को आपको मॉनिटर करना है और रिव्यू भी करना है। तो दोस्तों अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल में क्या क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं हमारे लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव, मार्केट, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर हम इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में निकलेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, कल्चर, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे रिलेटेड हमको कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, इश्यूज आइडेंटिफाई करना है और उस पर हमको एक्शन लेके इंप्रूवमेंट करना है। 4.2 जो है ये बात करता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि हमें इंटरेस्टेड पार्टी जो भी हैं उनके नीड्स को डिटरमाइन करना है और उनको मॉनिटर और रिव्यू करना है। तो दोस्तों अगर हम इंटरेस्टेड पार्टीज की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टीज का नाम लिखा है, ये आपको काम देगा रेफरेंस के तौर पे, जैसे कि मैनेजमेंट, बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टर्स, स्टाफ, वर्कर, यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर्स, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड यूजर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कॉर्पोरेट शेयर सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, जुडिशरी डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटीज, स्टेट, सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडीज, कंसल्टेंट ट्रेनर्स, मीडिएटर्स और इंडिविजुअल्स भी, ये सारे जो हैं आपके पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टीज हो जाएंगे। दोस्तों 4.3 जो है ये बात करता है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा
एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्ट एंड सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अपना सिस्टम्स का स्कोप डिफाइन करना है। दोस्तों क्लॉज नंबर 5 जो है ये बात करता है लीडरशिप की, यानी कि इसमें 3 सब एलिमेंट है। 5.1 जो है ये बात करता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। 5.2 जो है ये बात करता है पॉलिसीज की। 5.3 जो है ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज की बात करता है। तो दोस्तों जब हम 5.1 की बात करते हैं तो ये है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट जो है कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? कि कम्युनिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है डाउन द लाइन और सारे स्टेक होल्डर्स को कि क्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। दैट द सिस्टम अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि सिस्टम जो है अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव करे, ये टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। एंगेजिंग डायरेक्टली एंड सपोर्टिंग पर्सन, सबको सपोर्ट करना है। प्रमोशन ऑफ इंप्रूवमेंट, कंपनी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को प्रमोट करना है। सपोर्टिंग फॉर अदर रिलेवेंट मैनेजमेंट रोल्स, बाकी मैनेजमेंट के जो रिलेवेंट रोल्स हैं उसमें भी सपोर्ट करे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, जहां पर भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करे। ये 5.1 के अंडर में रिक्वायरमेंट है। दोस्तों 5.2 जो है ये बात करता है पॉलिसीज की, यानी कि कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। और क्वालिटी पॉलिसी जो है ये कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को सपोर्ट करे। और पॉलिसी जो है दिस नीड्स टू बी मेड अवेलेबल टू द रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको अवेलेबल करवाया जाए। 5.3 जो है दोस्तों ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज की, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटीज जो है रिलेवेंट रोल्स के लिए असाइन किया जाए, लोगों को कम्युनिकेट किया जाए और लोगों को अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना चाहिए। ये 5.3 की रिक्वायरमेंट है। क्लॉज नंबर 6 जो है दोस्तों ये बात करता है प्लानिंग की, नया रिक्वायरमेंट है। इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 6.1 जो है ये बात करता है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। 6.2 जो है ये बात करता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। 6.3 जो है ये प्लानिंग फॉर चेंजेस की बात करता है। दोस्तों पहले 6.1 समझ लेते हैं। तो 6.1 बोलता है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस चल रहे हैं उन प्रोसेस में जो रिस्क है और जो अपॉर्चुनिटी है उनको एड्रेस करना है। यानी कि यहाँ पर बात करता है कि जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन करें तो आपको उससे एसोसिएटेड रिस्क को एड्रेस करना है, ठीक है ना, और उसको इंटीग्रेट करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस के साथ में। और साथ में आपको इवैल्यूएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्शन, जो एक्शन ले वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, आपको उसको असेस करते रहना है। और अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है तो उसको चेंज भी करते जाइए। दोस्तों 6.2 जो है ये बात करता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एट रिलेवेंट फंक्शंस, लेवल्स एंड प्रोसेसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है जिस डिपार्टमेंट में, जिस फंक्शन में जहां पर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की जरूरत है वहां पर सेट करें और उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करें और उनको अचीव करने के लिए सपोर्ट करें। और आपकी जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होगी दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी से मैच करना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसके लिए अकाउंटेबल बंदे होने चाहिए, उनको मॉनिटर करना है, कम्युनिकेट भी करना है और उसको जब जरूरत पड़े तो अप्रोप्रिएटली अपडेट भी करते रहना है। दोस्तों 6.2.2 जो है ये बात करता है when planning how to achieve its quality objectives the organization shall determine, जब आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं what will be done, what resources will be required, who will be responsible, when it will be completed and how the result will be evaluated, यानी कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों 6.3 जो है ये बात करता है प्लानिंग फॉर चेंजेस की, यानी कि आपको कंसिडर करना है द पर्पस ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अलोकेशन एंड रीअलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। जब भी आप कुछ चेंज प्लान करें तो आपको जहां पर भी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपको ध्यान रखना है, जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, और कहीं पर अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज अगर अलोकेट करना है या उसको चेंज करना है तो वो भी चेंज करना है। दोस्तों क्लॉज नंबर 7 जो है ये बात करता है सपोर्ट की और इसमें 5 सब क्लॉजेस हैं। 7.1 जो है रिसोर्सेस है, 7.2 कॉम्पिटेंसी, 7.3 अवेयरनेस,
7.4 जो है कम्युनिकेशन है, और 7.5 जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। जो पुराना स्टैंडर्ड था हमारा, उसमें क्लॉज नंबर 6 जो था रिसोर्स मैनेजमेंट था, और क्लॉज नंबर 7.6 जो था कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस। इसमें से काफी सारी चीज जो है अभी क्लॉज नंबर 7 में है। दोस्तों क्लॉज नंबर 7.1 जो है रिसोर्सेस हैं, इसमें 7 सब क्लॉजेस हैं। दोस्तों 7.1 जो है ये है रिसोर्सेस, इसमें बात करता है 7.1.1 जो है जनरल, यानी कि हमको एसेस करना है कैपेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेस व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडेड। यानी कि जब हम रिसोर्सेस की प्लानिंग करें तो हमको अपने कंपनी में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको ध्यान में रखना है, और हमारे जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। रिसोर्सेज में हमको 7.1.2 बात करता है पीपल रिसोर्सेज की, यानी कि determine and provide the person necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes। जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है सिस्टम को प्रॉपरली चलाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करनी चाहिए। 7.1.3 जो है बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। 7.1.4 जो है इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, आपको उन इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना है। और जो इन्वायरमेंट आप प्रोसेस के लिए बनाएंगे उसमें आपको सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन सारे एलिमेंट्स का ध्यान में रखना है। दोस्तों 7.1.5 जो है ये कवर करता है 5 सब क्लॉजेस की। दोस्तों 7.1.6 जो है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की। एक नया हेडिंग है, नया रिक्वायरमेंट है। वैसे काफी सारे मैच्योर कंपनी में एक नॉलेज मैनेजमेंट का टीम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट नॉलेजेस रहते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि अगर लोग उसमें से चेंज हो जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन सफर ना करे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है नॉलेज को मेंटेन करना है, मेक नॉलेज अवेलेबल, सब लोगों के लिए नॉलेज को अवेलेबल करना है, एंड एक्वायर और एक्सेस एनी नेसेसरी एडिशनल नॉलेज एंड रिक्वायर्ड अपडेट्स। जो भी आपको रिक्वायर्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट है बाहर से एक्वायर करने की तो उसे आप एक्वायर भी कर लें। दोस्तों 7.2 जो है ये बात करता है कॉम्पिटेंसी की। तो कॉम्पिटेंसी में यहाँ बात करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए या आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए इफेक्टिवली कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है, आपको कॉम्पिटेंट लोग रखने चाहिए। इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि these persons are competent on the basis of appropriate education, training and experience। यानी कि जब आप कॉम्पिटेंसी का ध्यान में रखें तो आपको एजुकेशन, उनका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को कंसिडर करना है। जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर आपको नेसेसरी कॉम्पिटेंसी को एक्वायर करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। और इसके साथ में बात करता है उसका इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना है, और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि आप उसका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी रख लीजिए। दोस्तों 7.3 बात करता है अवेयरनेस की। यहां बोलता है मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ। आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना है, यानी कि एक तरीके से प्रोसीजर बनाने की बात करता है। तो आपको प्रोसीजर बनाना है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एम्प्लॉइज जो हैं वो अवेयर हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज इन अचीविंग, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व फॉर द कस्टमर विद नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट। यानी कि आप जो सिस्टम डिजाइन करेंगे उसके द्वारा लोगों को मालूम होना चाहिए उनके काम का इंपैक्ट कितना है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, और उनकी एक्टिविटीज जो है कितने इंपॉर्टेंट है अचीव करने में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और कस्टमर को अगर नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये सब लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। दोस्तों 7.4 जो है बात करता है कम्युनिकेशन की। यानी कि कम्युनिकेशन में यहाँ बात करता है कि आपको डिटरमाइन करना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कि आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेवेंट है उसको इंश्योर करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कौन कम्युनिकेट करेगा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 7.5 जो है बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की, और यहां पर बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें कि आपको अपनी कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो भी बना रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लोग कितने कॉम्पिटेंट है, उसके बेसिस पे कितने प्रोसीजर्स बनाने हैं, क्या प्रोसीजर्स बनाना है,
किस तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपको डिसाइड करना है। और दोस्तों 7.5 जो है फर्दर बात करता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की, यानी कि 7.5.2 जो बोलता है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको क्रिएट भी करना है और जब रिक्वायरमेंट हो उसको अपडेट भी करते रहना है। 7.5.3 जो है बात करता है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। दोस्तों पुराने स्टैंडर्ड में 4.2.4 जो था कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स था और 4.2.3 जो था ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। अब ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स को हटा दिया गया है और उसके जगह में सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की बात करता है। दोस्तों क्लॉज नंबर 8 जो है ऑपरेशंस है, ये सबसे बड़ा क्लॉज है और इसमें 6 सब क्लॉजेस हैं। 8.1 जो है बात करता है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। 8.2 जो है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.3 जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.4 जो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। 8.5 जो है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। 8.6 जो है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है और 8.7 जो है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स है। दोस्तों इसका जो पुराना क्लॉज था वो था प्रोडक्ट रियलाइजेशन जो था क्लॉज नंबर 7। दोस्तों 8.2 क्लॉज जो है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये बात करता है कस्टमर कम्युनिकेशंस की, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एंड रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो 8.4 जो है बात करता है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, यानी कि जब बात करते हैं हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस की यानी कि जो सप्लायर से आप बनवा के ले रहे हैं उसके कंट्रोल की बात कर रहा है। इसमें बात करता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने बिहाफ में किसी सप्लायर कुछ पार्ट बनाने के लिए दिया हुआ है आपने और वो पार्ट जो है या वो सर्विस जो है वो सप्लायर डायरेक्टली आप कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। प्रोसेस और पार्ट ऑफ ए प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर। पूरा प्रोसेस नहीं, अगर आपने पार्शियल प्रोसेस भी किसी बाहर के सप्लायर को अगर आपने ऑफलोड किया है तो उसके भी कंट्रोल की बात करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। इसमें बात करता है कि टू इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है इसमें। जैसे कि अगर आपने सब असेंबली आउटसोर्स किया हुआ है, कोई सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है, सॉर्टिंग, रिवर्क या कैलिब्रेशन सर्विसेज भी अगर आपने आउटसोर्स किया हुआ है तो भी वो आपको कंट्रोल करना है। दोस्तों 8.4.2 जो है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की बात करता है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस है उसमें आपको कंट्रोल करना है और आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वो इंक्लूड करना है। दोस्तों क्लॉज 8.5.4 जो है ये बात करता है प्रिजर्वेशन की, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रिजर्व द आउटपुट ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू इंश्योर कंफर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो भी पार्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पार्ट्स को आपको प्रिजर्व करना है प्रोडक्शन के दौरान में, उसकी कंफर्मिटी को मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों यही बात करता है कि नोट में कि प्रिजर्वेशन कैन इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटामिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन। यानी कि जब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की तो आपको इन सारे चीजों का ख्याल रखना है। 8.5.5 जो है ये बात करता है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज की, यानी कि डिलीवरी करने के बाद की एक्टिविटीज की, कि आप किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप कंट्रोल करेंगे पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज को आप डिसाइड कीजिए। और उसका बेसिस क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कुछ अगर गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं कुछ, अगर उसको ध्यान रखना है आपको। पोटेंशियल अनडिजायर्ड कंसिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द नेचर, यूज एंड इंटेंडेड लाइफ टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर फीडबैक। यानी कि आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किस हद तक आपको पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, आपको सारी चीज को ध्यान रखना है। दोस्तों 8.5.6 जो है बात करता है कंट्रोल ऑफ चेंजेस की, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस हद तक जो कंट्रोल ऑफ चेंजेस को मैनेज करेंगे और आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी रिटेन करना है। किसके लिए, आपने जो रिव्यू किया हुआ है चेंजेस के लिए उसके रिव्यू के एविडेंस आपको रखने हैं। द पर्सन ऑथराइजिंग द चेंजेस, जो बंदा ऑथराइज कर रहा है चेंजेस को उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट रखना है। एंड एनी नेसेसरी एक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द रिव्यू, अगर आप चेंजेस का कुछ रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद में कुछ अगर आउटकम निकल के आ रहा है तो उसका एक्शन भी, यानी कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों क्लॉज 9 जो है यह है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 9.1 जो है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। 9.2 जो है इंटरनल ऑडिट है और 9.3 जो है मैनेजमेंट रिव्यू है।
आइए इसे जरा एक करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों 9.1 जो है इसमें फर्दर जनरल है। 9.1.1 ये बात करता है कि आपको जब मॉनिटरिंग करना है, मेजरमेंट करना है, एनालिसिस करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड। क्या मॉनिटर करना है, किसको मेजर करना है, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे मेजर करना है, यानी कि मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन नीडेड, ये आपको सारा का सारा डिसाइड करना है। मॉनिटरिंग और मेजरमेंट कब करना है, और उसके बाद में मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसका एनालिसिस भी आपको करना है, और आपको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी रिटेन करना है एविडेंस के तौर पे। 9.1.3 है दोस्तों, ये बात करता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। आपको एनालिसिस करना है और इवैल्यूएशन करना है। किसका? ना डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर आपका किस हद तक सेटिस्फाइड है। द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका भी एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना है। इफ प्लानिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड, प्लानिंग सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, और रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो आपने एड्रेस किया था वो भी इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9.2 जो है दोस्तों ये बात करता है इंटरनल ऑडिट की। यहाँ क्या बोलता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट्स एट प्लान्ड इंटरवल्स। आपको प्लानिंग करना है, अब कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आपको प्लानिंग करके इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करने हैं। 9.3 जो है ये बात करता है मैनेजमेंट रिव्यू की, यानी कि टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान्ड इंटरवल। टॉप मैनेजमेंट को एक प्लान्ड इंटरवल पे अब कितने दिनों में करना है ये भी आप डिसाइड कर लीजिए। आप 6 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कब करना है, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको इवैल्यूएशन करना है कि मेरा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों 9.3.2 जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, कुछ इनपुट आपको कंसिडर करने हैं। वो इनपुट्स क्या है? आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज जो है वो कंसिडर करना है। प्रोसेस की जो परफॉर्मेंस हो रही है और कंफर्मिटी हो रही है या नॉन कंफर्मिटी हो रही है, इनका भी आपको रिव्यू करना है। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट को भी रिव्यू करना है, और ऑडिट के रिजल्ट को भी रिव्यू करना है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, यानी कि सप्लायर्स की जो परफॉर्मेंस है उनको भी रिव्यू करना है आपको। और दोस्तों जो लास्ट क्लॉज है, क्लॉज नंबर 10, ये बात करता है इंप्रूवमेंट की। इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं, जनरल, नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। दोस्तों 10.2 जो है नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस की बात करता है। तो इसमें बेसिकली बोलता है कि आपको जो भी नॉन कंफर्मिटी निकल के आ रही है प्रोसेस में, आपको उसमें सुटेबल एक्शंस लेने हैं। और दोस्तों 10.3 जो है ये बात करता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की। इसमें क्या बोलता है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इंप्रूव द सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए, उसकी सुटेबिलिटी में, एडिक्वेसी में, और इफेक्टिव होते रहना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ISO 9001 2015 के क्लॉजेस के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अभी ISO 9001 2015 और पुराने स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस हमने उसको भी समझ लिया है। तो क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है आपके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जर्नी में, आपके सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए। दोस्तों प्रोग्राम अगर अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों, कलीग्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इस नए स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चले और उनको भी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करने में हेल्प मिले। हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।